हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण सर सेव क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश की सीए फाउंडेशन की हमारे फर्स्ट क्लास है। पहला लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले लेक्चर से पहले हम थोड़ा सा अपने सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो 40 मार्क्स का फाउंडेशन कोर्स, ये 40 मार्क्स का एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि आपका सारा जितना भी प्रोफेशनल वर्क होगा वो सब आपका इंग्लिश में होगा। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है सिलेबस को कि आपकी जितनी भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं सीए के लिए वो सब इससे फुलफिल हो सके। तो पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या पूरा। तो इस सिलेबस में ये पूरा सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन आप जानते हैं स्पोकन है ना। कम्युनिकेशंस की क्या हर्डल्स है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके टाइप्स हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब स्पोकन लैंग्वेज। सेकंड हमारी ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर, इसे ग्रामर नहीं ग्रामर, ओके है ना। एंड में ए आर रहता है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो ई आर कर देते हैं उसका, तो ई आर नहीं होगा, ए आर होगा उसमें। तो ग्रामर में कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। एंड दैट इज एक तो स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 काइंड्स का होता है। और सेंटेंस में जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में जितना पोर्शन होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो एक तो स्ट्रक्चर है, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब कोई भी सेंटेंस है वो कुछ टाइप्स या काइंड्स के होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उसकी टाइप्स हैं। उसके बाद में फिर क्लॉज। क्लॉज आप जानते हैं 2 तरह की होती हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। मतलब कोई भी सेंटेंस जब हम कनेक्ट करते हैं दूसरे सेंटेंस से तो वो एक सेंटेंस क्लॉज कहलाता है उसमें से, तो जो दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है या नहीं भी होता है। तो इस तरह से जब 2 या मोर देन 2 सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं तो वो क्लॉजेस कहलाती हैं। क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे। और क्लॉजेस या सेंटेंस के को जब हम कंबाइन करते हैं तो 3 तरह के सेंटेंसेस हम स्टडी करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो वो सब हमें इस टॉपिक में स्टडी करना होगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके लगभग 2 या 3 सेंटेंसेस एग्जाम्स में आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपने जूनियर क्लासेस में भी आपने इसको पढ़ा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका एडवांसमेंट हो जाएगा। एंड इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। स्पीच या नरेशन कह सकते हैं हम, इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं नरेशन। इसके भी 2 या 3 सेंटेंसेस होते हैं, मोस्टली 2 होंगे इसके, 2 वॉइस से होंगे एंड 2 नरेशन से सेंटेंसेस होंगे आपको, है ना। इसके अलावा छोटी छोटी से कुछ टॉपिक्स और इसमें हैं, जैसे प्रपोजिशंस, एडवर्ब, ये भी एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आते रहते हैं। प्रपोजिशंस हैं, एडवर्ब है। तो ये ग्रामर का पोर्शन हमें स्टडी करना है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो वोकैब है। वोकैब जिससे वोकेबुलरी
है ना। इस वोकेबलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है ना। देखिए वर्ड्स आर द सोल ऑफ इंग्लिश, है ना। जो वर्ड्स होते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स, है ना, वो इंग्लिश की सोल है, और जो जनरल वर्ड्स हैं वो सब हमें आने चाहिए। तो जितने भी जनरल वर्ड्स हैं, जनरल वर्ड्स का मतलब वो नहीं है जो आप चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स जो हमें अपनी डिक्शनरी में, पर्सनल डिक्शनरी में प्लस करते रहने चाहिए, तो वो अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे इसमें। इसी तरह से इसके अपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स, ठीक है ना। एंड इसमें रूट वर्ड्स भी होते हैं। रूट वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट वर्ड से हमें वर्ड्स के आइडिया हो जाते हैं, है ना। रूट वर्ड्स एक्चुअली क्या है कि ऐसे जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश जब ग्रामर नहीं बनी थी तब यूरोप में, तब लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो जब इंग्लिश को बनाया गया तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से बहुत सारे जो रूट्स थे वो इंग्लिश ग्रामर में ले लिए गए। तो ये जो रूट वर्ड्स होते हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स का आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि एक रूट वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिल एंड इसी में फिल एंड मिस, या है ना। तो जहां पर भी फिल आ रहा है जिस वर्ड से पहले, उसका मतलब लव, एंड जिससे पहले मिस या मिसो आ रहा है उसका मतलब हिट। जैसे कोई भी वर्ड, हम एक वर्ड देखें, हम फिल एंथ्रोपिस्ट, है ना। तो फिल एंथ्रोपिस्ट, तो फिल इसमें एक रूट वर्ड हो गया फिल, एक सेकंड है एंथ्रो और इस्ट, है ना। तो फिल का रूट मीनिंग अभी आपको बताया क्या, लव। एंथ्रो एक वर्ड है जिसका रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, मैनकाइंड, मतलब इंसानियत, मानवता। और इस्ट एंड में लगेगा मतलब पर्सन हुआ। तो पर्सन जैसे टेररिस्ट, डेंटिस्ट, है ना, तो आर्टिस्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमें पूरा आइडिया हो गया। हमें फिल रूट वर्ड हमें पता है कि फिल का मतलब लव हो गया, तो मतलब इसका मतलब एंथ्रो का रूट मीनिंग क्या है, मैनकाइंड, एंड इस्ट का मतलब क्या होगा, पर्सन। तो इसका मतलब क्या हो गया, पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत से प्रेम करता है, दैट पर्सन इज फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे मदर टेरेसा वो जो फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसका अपोजिट अगर हम देखें तो सिर्फ फिल की जगह हम क्या करते हैं, है ना, मिस, है ना। बाकी एंथ्रोपिस्ट ऐसे ही रहा। तो हमें मीनिंग का आइडिया हो गया कि मिस लगा हुआ मतलब हेट, है ना। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत से नफरत करता है, लाइक यू कैन से हिटलर वाज अ मिसएंथ्रोपिस्ट। तो इससे हमें रूट वर्ड से वर्ड्स के आइडिया हो जाते हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रूट वर्ड्स, जिसको हम पढ़ेंगे। तरह तरह के रूट्स होते हैं, उनसे वर्ड्स बनाए जाते हैं, उन रूट्स से हमें मीनिंग का आइडिया हो जाता है। तो ये रूट वर्ड्स भी वोकैब का हमारा पार्ट है। ये सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, ये तीनों ही हमारी वोकैब का पार्ट है। एंड फिर जो फोर्थ पोर्शन है हमारा, एंड दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। देखिए कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है ये कॉम्प्रीहेंड से बना है। कॉम्प्रीहेंड ये इसकी वर्ब हो जाती है। कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है ना, टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना, किसी भी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड, है ना, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, मतलब हाउ मच इंग्लिश कैन यू कॉम्प्रीहेंड, आपको कितनी इंग्लिश समझ में आती है, ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक तो आपको पैसेज होगा, है ना, पैसेज आएंगे आपको एग्जाम्स हैं। उस पैसेज में के नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आपको उसी पैसेज में से फाइंड आउट करने हैं, दैट इज पैसेज रीडिंग, है ना। ये इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हैं, शॉर्ट में आरसी भी बोलते हैं इसको। फिर सेकंड हमारा टॉपिक है इसमें नोट मेकिंग,
नोट मेकिंग, मतलब इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ से आपको नोट्स बनाने होते हैं, मतलब उस पैराग्राफ को आपको नोट्स में कन्वर्ट करना होता है, मतलब हेडिंग्स होंगी, उसके बाद सब हेडिंग्स बनाएंगे उसको, तो एक ये आपको आएगा। और फिर थर्ड हमारा है प्रेसी, PRECIS, इसको इसमें एस लास्ट में आप एस देख रहे हैं, तो ये एस साइलेंट है ना। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब इस वर्ड का हम प्लूरल करते हैं तो ये स्पेलिंग सेम रहती है ना। प्रेसी का प्लूरल क्या होगा, यही होगा, प्रेसी का प्लूरल भी यही होगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है कि जब इसका हम प्लूरल करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है ना। तो इसको जब ये सिंगुलर है तो उसको प्रेसी बोलेंगे, और जब ये प्लूरल हो जाएगा तो प्रेसिस हो जाएगा, मतलब जेड की साउंड आ जाएगी इनमें। तो ये प्रेसी क्या है, प्रेसी इज अ काइंड ऑफ समरी, प्रेसी एक तरह की समरी होती है, बट एक काइंड ऑफ समरी, बट इन 1/3 है ना, मतलब जितना भी पैसेज दिया हुआ है उसका 1/3 होगा है ना। और प्रेसी के जब कोई पैसेज आता है उसकी हमें प्रेसी लिखनी होती है, तो मोस्टली उस पैसेज के एंड में देखेंगे तो आपको वर्ड्स लिमिट लिखी होती है। तो वर्ड्स लिमिट, अगर सपोज वर्ड्स लिमिट एंड में लिखी है 300 वर्ड्स है ना, 300 वर्ड्स में है वो पैसेज, तो इसका मतलब हमारा प्रेसी कितना होगा, प्रेसी हमारा 100 वर्ड्स में होगा। मतलब उसकी जो समरी होगी, वो समरी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पैसेज के वो सबको इंक्लूड करेगी, और वो जो समरी है, इंपॉर्टेंट बात, मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि वो 100 वर्ड्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि वो 100 वर्ड्स में ही हो। तो वर्ड्स को आप अपनी लाइन में, जितने भी एक लाइन में वर्ड्स होते हैं उसे टोटल नंबर ऑफ लाइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वर्ड्स आ जाते हैं कि लगभग इस पैसेज में हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो फर्स्ट हुआ कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, पैसेज होगा, उसमें से क्वेश्चंस दिए होंगे। सेकेंड नोट मेकिंग होगी, इसको हमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स की फॉर्म में तैयार करना होता है। थर्ड हमारा प्रेसी होगा। प्रेसी के बाद में कुछ जनरल राइटिंग स्किल्स भी आते हैं, जैसे कि उसमें है ना मेल ईमेल है ना, मेल एंड लेटर्स है ना, मेल और लेटर्स होते हैं। और रेज्यूमे राइटिंग होता है, रेज्यूमे मतलब बायोडेटा। इस वर्ड के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जैसे ये रेज्यूमे है, रेज्यूमे ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। जब ये वर्ब है तो मतलब इसका रीस्टार्ट करना, मतलब दोबारा से शुरू होना, जैसे कि द मैच विल रिज्यूम आफ्टर द रेन, मैच बारिश के बाद शुरू होगा। तो ये रिसे तब जब ये वर्ब है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, रिज्यूम। बट जब ये नाउन है, नाउन है ना, नाउन होगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, मतलब है ना रेज्यूमे, तब इसे क्या बोलेंगे, रेज्यूमे। और तब इसका मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ना, किसी भी चीज का संक्षिप्त है ना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन, किसी चीज को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है ना, तो दैट इज रेज्यूमे। तो ये रेज्यूमे भी, रेज्यूमे राइटिंग भी है आपके सिलेबस में। तो रेज्यूमे में डाटा आपको देना होता है अपना। और इसके अलावा कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स भी हैं जो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आप में से सीबीएसई के या आईसीएसई के होंगे बच्चे कुछ, तो उन्होंने अपने स्कूल क्लासेस के सिलेबस में भी नोटिस है ना, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट है ना, एंड इसी तरह से एक न्यूज रिपोर्ट भी होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मतलब कोई भी एक रिपोर्टर है, उसने कोई इंसिडेंट सड़क पर देखा या कहीं पर उसने देखा, तो उसको वो किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग में कन्वर्ट करेगा, ये भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। एक बार शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। ये हमारा पूरा सिलेबस फाउंडेशन कोर्स की आज हमारी ये लेक्चर 1 है।
जिसमें हम पहले थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तब हम अपने टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। ये 4 सेगमेंट में पूरा सिलेबस है। फर्स्ट जैसे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब स्पोकन लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है ना, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, उसमें क्या क्या हर्डल्स हमारे सामने आते हैं और किस तरह से उन हर्डल्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सब इसमें हमें डिस्कस करना है। और कम्युनिकेशन कुछ टाइप्स का होता है, वो भी सब स्टडी करेंगे इसमें। उसके बाद सेकंड हमारा सेगमेंट ग्रामर पोर्शन है। तो ग्रामर में स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, मतलब सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। उसके बाद क्लॉज हम पढ़ेंगे। क्लॉज में 2 तरह की क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर, एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारी यूज होती है वो कॉम्प्लेक्स में, सॉरी सबऑर्डिनेट हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होगी और कोऑर्डिनेट क्लॉज हमारी कंपाउंड सेंटेंस में यूज होगी। एंड इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस के 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, वो सब हमें इसमें स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 2 सेंटेंसेस एग्जाम्स में आते हैं। 1 सेंटेंस को पैसिव में करना होता है, या है ना, ये सेकेंड 1 को पैसिव से एक्टिव में करना होता है, या दोनों ही एक्टिव से पैसिव में हो सकते हैं। फिर नरेशन हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसमें हमें पढ़नी होती है। और प्रपोजिशंस और एडवर्ब, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 1 क्वेश्चन लगभग आता रहता है इसमें। उसके बाद जो 4th हमारा सेगमेंट है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, अब जी जैसे अभी आपको बताया, कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड बना है वो कॉम्प्रिहेंड से बना है। कॉम्प्रिहेंड का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना किसी भी चीज को। इंग्लिश हमें कितनी हद तक समझ में आती है, हम उसका किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं। तो इसमें हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इसमें एक तो पैसेजेस आते हैं, एक पैसेज आएगा आपको, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसके आंसर्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, उसके आंसर्स आपको टिक करने हैं उसमें। एंड सेकंड हमारा नोट मेकिंग होगा। नोट मेकिंग में एक आपको पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज में से नोट्स बनाते हैं, उसकी हेडिंग्स हैं या सब हेडिंग्स हैं। वो नोट मेकिंग इस तरह से बनाई जाती है कि उस नोट मेकिंग के जो नोट्स हैं उसको कोई भी पढ़ के कंप्लीट पैसेज अपने माइंड में या रिटन में उसको फॉर्म कर सके। थर्ड हमारा प्रेसी आता है। प्रेसी अभी आपको बताया, इसका प्लूरल भी सेम स्पेलिंग होती है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। तो सिंगुलर है तो प्रेसी एंड प्लूरल होगा तो प्रेसिस हो जाएगा। उसके बाद प्रेसी क्या है, इट्स ए समरी इन 1/3, है ना, यानी कि कोई भी पैसेज दिया हुआ है आपको, उसकी समरी 1/3 में आपको करनी है, तो दैट इज प्रेसी। उसके बाद फिर प्रेसी हो गया। फिर मेल या लेटर्स होते हैं, रेज्यूमे राइटिंग है, नोटिस है, रिपोर्ट राइटिंग है। तो ये हमारा, और एक सेगमेंट हमारा वोकैब का है। तो वोकैब में हम क्या है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड रूट वर्ड्स, और इसके साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ना ईडियम्स भी हैं। ईडियम्स हिंदी में कह सकते हैं मुहावरे। कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हम यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और इसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। फ्रेजल वर्ब्स है ना। फ्रेजल वर्ब्स क्या है, इसमें मोस्टली एक वर्ब होती है और एक प्रपोजिशन होती है, या कभी कभी एडवर्ब भी होता है। एक वर्ब एक प्रपोजिशन, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने एक कोई भी, जैसे आप देखें ब्रिंग, ब्रिंग का मीनिंग आप सब जानते हैं, लाना, है ना। हमने इसमें अप जोड़ दिया, है ना, तो ब्रिंग अप का मीनिंग चेंज हो गया, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। तो फ्रेजल वर्ब क्या है, इसमें ब्रिंग वर्ब है और अप क्या है, प्रपोजिशन। तो इसका मतलब टू लुक आफ्टर या टू नर्चर समवन, टू टेक केयर ऑफ, किसी का पालन पोषण करना, है ना। जैसे आवर पेरेंट्स ब्रिंग अस अप लविंगली, हमारे पेरेंट्स हमें बड़े प्यार से पालन पोषण हमारा करते हैं। तो इसी तरह से एक फ्रेजल वर्ब हम इसी में ब्रिंग लिया, और एक इसमें प्रपोजिशन चेंज हो गई आउट, है ना। तो ब्रिंग आउट का मतलब, ब्रिंग का मीनिंग तो लाना है बट ये फ्रेजल वर्ब होगी। तो ब्रिंग आउट का मीनिंग लाने से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन, मतलब किसी को समझाना। कैन यू ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, क्या तुम इस पैसेज का मीनिंग समझा सकते हो। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। कुछ जनरल फ्रेजल वर्ब्स हैं, हमें पता होनी चाहिए और उनका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स एज स्टूडेंट्स उनके मेन वर्ब को देखते हैं और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं जो यूजलेस है, ऐसे उसका मीनिंग नहीं निकलता। जैसे कि ये वर्ड है कॉल, कॉल का मीनिंग आप सब जानते हैं, बुलाना, कॉल करना, या
है ना। बट इसके साथ में कुछ इससे फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, कॉल, कॉल। अब ये तो वर्ड यही है ना। एक तो जैसे कॉल ऑफ, है ना, कॉल ऑन, कॉल अपॉन। अब ये तीनों फ्रेजल वर्ब हैं। अब इनका जो मीनिंग है, अब कॉल से हमारा कोई रिलेशन नहीं है इसमें, है ना। अब कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, टू एंड स्ट्राइक, मतलब मोस्टली इसको टू एंड या कैंसिल, बट मोस्टली इसको किसके लिए यूज करेंगे, स्ट्राइक के लिए, मतलब हड़ताल खत्म करने को कॉल ऑफ कहते हैं। जैसे द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, है ना, मजदूरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। तो कॉल ऑफ का मीनिंग खत्म करना। ये जो इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, ये आपको एग्जाम्स में आपसे पूछेंगे, इनका फाइंड आउट द मीनिंग, है ना। आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो बस आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना होता है। और कॉल ऑन, कॉल ऑन और इसमें अपॉन यूज कर लेंगे। वैसे तो कॉल ऑन या अपॉन प्रेपोजिशन है, एंड ऑन को हम मोस्टली स्टेबल मूवमेंट में, स्टेबल में यूज करते हैं, मतलब कोई भी चीज जब स्थिर है तो ऑन यूज होता है। जैसे अगर हम ये कहें किताबें मेज पर रखी हैं, तो क्या होगा, द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहां पर ऑन यूज करेंगे। लेकिन अगर वहां पे मूवमेंट है, मूविंग है, कोई चीज गति कर रही है, तो वहां पर इन प्लेस ऑफ ऑन, ऑन की जगह हम क्या यूज कर देंगे, अपॉन यूज कर देंगे। जैसे कि कैच टेबल पर कूद पड़ी, बिल्ली मेज पर कूद पड़ी, तो इसमें क्या होगा, द कैट जम्प्ड। अब ऑन द टेबल नहीं होगा यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉल, सॉरी, अपॉन यूज करें, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बट अब ये जो दोनों फ्रेजल वर्ब बनी है, कॉल ऑन या कॉल अपॉन, तो इन दोनों का मीनिंग चेंज है ना। तो यहां पर कॉल ऑन या कॉल अपॉन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कॉल ऑन का मीनिंग क्या होगा, टू मीट समवन, टू मीट या गो टू मीट समवन, एस बी मतलब somebody, है ना, गो टू मीट somebody, किसी से मिलने जाने को हम क्या बोलते हैं, है ना, कॉल ऑन। जैसे कि yesterday I went to call on my friend, कल मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, है ना। तो ये कॉल्ड ऑन, yesterday the chief minister of उत्तर प्रदेश कॉल्ड ऑन द पीएम, कल उत्तर प्रदेश के पीएम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की या मिलने गए। तो कॉल अपॉन का मीनिंग होता है टू अर्ज, किसी से आग्रह करना, टू अर्ज करना, या रिक्वेस्ट की सेंस में ये अपील, है ना, आग्रह करना, ठीक है ना। कॉल अपॉन का मतलब जैसे द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड अपॉन द पीपल टू यूज मास्क, है ना, एंड वॉश हैंड्स। तो प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है, आग्रह किया है कि वो मास्क का यूज करें और अपने हैंड्स को वॉश करते रहे। तो क्या हो गया हमारा, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब टू एंड स्ट्राइक, हड़ताल खत्म करना, एंड कॉल ऑन का मीनिंग किसी से मिलने जाना, एंड कॉल अपॉन का मतलब किसी से अर्ज, रिक्वेस्ट करना या कोई अपील करना, आग्रह करना। तो तीनों का मीनिंग अलग है यहाँ पे। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। उसी तरह की कुछ सर्टेन फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे आपकी फाउंडेशन कोर्स की जो बुक है उसमें भी दी हुई है ना। ये जो बुक है आपकी फाउंडेशन कोर्स की, इसमें ये सब आपको मिलेगा, बट उसमें कुछ जनरल दिया हुआ है, बहुत सारा मैटर नहीं है उसमें। तो कुछ मैटर हम मैक्सिमम सारी ये बुक कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ मैटर हम एक्स्ट्रा भी करेंगे क्लास में, तो जो हमारे मैटर को परफेक्ट बनाएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको। ये जनरल मैटर है, बट फिर भी हम इस बुक में जितना कंटेंट्स दिया हुआ है हम उसी के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रस्ट मतलब कि ये इनसफिशिएंट मैटर हम इसे कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा प्लस करना होगा जो जनरल मैटर है, तो वो उस प्लस करने के बाद ये 100% हमारा सिलेबस परफेक्ट हो जाएगा। ईडियम्स मुहावरे होते हैं, ये सर्टेन ईडियम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। इन सारे ईडियम्स को हम पढ़ेंगे, इनके मीनिंग्स ही वहाँ पर एग्जाम में 4 ऑप्शंस में होंगे और एक ऑप्शन उनमें से करेक्ट होगा, तो वो ईडियम्स भी एग्जाम्स में आते हैं ना। ईडियम्स, तो ये सब वोकैब का पार्ट है। तो पूरा सिलेबस कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरे 4 सेगमेंट में हमारा डिवाइडेड है। हम 1 बाय 1 सबको कवर करते हुए चलेंगे, जैसे कि ग्रामर, वोकैब दोनों हम इसको करते रहेंगे एक साथ, और उसके साथ साथ फिर कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन, तो ये भी हमारा पोर्शन है जिसको हम साथ साथ हम एक के बाद एक कवर करते चले जाएंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास 1 है, इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा।
ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो अब बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है ग्रामर का वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, बट दैट्स वेरी इजी, तो इसलिए हम वहां से ना स्टार्ट करके इसको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसी टॉपिक पर आ जाएंगे बाकी, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसलिए उससे स्टार्टिंग ना करके हम आज अपनी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस है उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वॉइस आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है, अगर आपको ध्यान हो तो ये लगभग हम 6-7 क्लास से भी स्टार्ट हो जाता है कुछ स्कूल्स में ये। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है? कोई भी सेंटेंस है ना, बट वो सेंटेंस, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो सेंटेंस क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सेंटेंस आप जानते हैं सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसकी वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, आगे हम पढ़ेंगे, है ना, बट फिलहाल यहाँ पर हमें समझने हैं तो फिलहाल एक ही तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी हमारा होगा। तो सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, यूज करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम उसकी वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब भी दो तरह की होती है, आगे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो एक्शन वर्ब को यूज करेंगे, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है और एक एक्शन वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का हम दूसरा नाम कह सकते हैं डूअर। डूअर मतलब जो एक्शन को कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन है? रिसीवर, मतलब एक्शन के इफेक्ट को जो रिसीव कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या आती है ना, वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन। सब्जेक्ट यानी कि डूअर जो एक्शन कर रहा है, दैट इज वर्ब, है ना, वर्ब होती है वो। अब सब्जेक्ट कौन है? जो एक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है वो क्या है? वर्ब है, और वर्ब यानी कि एक्शन का इफेक्ट जो रिसीव कर रहा है, या जो उस एक्शन के इफेक्ट से, है ना, इफेक्टेड हो रहा है जो पर्सन, तो वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी हम सेंटेंस देखें, है ना, जैसे कि द किंग, है ना, फॉरगिव फॉर्म है फॉरगिव की, द ओल्ड फार्मर, मतलब राजा ने बूढ़े किसान को फॉरगिव, माफ कर दिया। तो इस सेंटेंस के अंदर किसने एक्शन किया है? किंग ने। ये हो गया हमारा डूअर, या सब्जेक्ट कह सकते हैं इसे। और क्या एक्शन किया है राजा ने? फॉरगिव का, माफ करने का एक्शन। ये हो गई हमारी वर्ब। और इसका इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? मतलब किसको माफ किया गया है ना? ओल्ड फार्मर को। ये रिसीवर कह सकते हैं आप इसे, या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसे। तो ये किंग ने एक्शन किया है ये, और इसका इफेक्ट किसके ऊपर है? ओल्ड फार्मर के। तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस है। कोई भी सेंटेंस जब डूअर से स्टार्ट होगा तो वो कौन सी वॉइस कहलाएगी? एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है यानी कि रिसीवर है, उससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे द ओल्ड फार्मर, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी काइंड हमें चेंज करनी पड़ती है। द ओल्ड फार्मर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बट ये सब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस का। अब ये टेंस बड़े इंपॉर्टेंट होता है वॉइस में। इसमें फॉरगिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है फॉरगिव। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वॉज या वर, और पैसिव वॉइस मीन्स थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर वॉज, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज या वर दोनों में से एक लगेगा, बट सेंटेंस का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कैसा है? सिंगुलर। तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज। और उसके बाद में हमें इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, फॉरगिव, थर्ड फॉर्म यू नो, फॉरगिवन। द ओल्ड फार्मर वॉज फॉरगिवन, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट के बाद, रिसीवर के बाद कुछ
और भी सेंटेंस में है तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको यूज नहीं करना है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है यहाँ पे द किंग है तो उसको एंड में बाय से जोड़ देंगे, बाय द किंग। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस होगी हमारी, ये पैसिव वॉइस होगी, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब पैसिव वॉइस में क्या है, देखिए पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं, हमारे कोई भी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मीनिंग डज नॉट चेंज, उससे मीनिंग तो नहीं चेंज होता, बट फिर भी हमें उसकी नीड क्या है, पैसिव वॉइस की हमें नीड क्या है। देखिए नीड है ना, बहुत सारे सेंटेंस दो तरह के होते हैं। कभी कभी हम बहुत से सेंटेंस ऐसे यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में या रिटन फॉर्म में, ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं कि वी डोंट यूज द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, मतलब नीडलेस है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो इसमें एक्टिव में सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हम सब्जेक्ट को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट, जैसे अगर हम कहें कि बंगाल में चावल उगाया जाता है ना, बंगाल में चावल उगाया जाता है, तो इस सेंटेंस में हम चावल तो यूज़ कर रहे हैं, राइस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, बट इसका सब्जेक्ट तो यूज कर ही नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि किसान बंगाल में चावल उगाते हैं। तो इस सेंटेंस को है ना हम कैसे यूज करेंगे, या बिहार में चावल उगाया जाता है, तो इस सेंटेंस में हम राइस से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो राइस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, राइस एक्चुअल में है क्या, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर। अब ये सेंटेंस उगाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें इसकी पैसिव वॉइस होगी। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसमें इज आर एम और उसके साथ उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रो, ग्रो ग्रू, एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रोन। तो राइस इज ग्रोन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो यूज हो रहा है बट सब्जेक्ट तो यूज हो नहीं रहा यहाँ पे। तो आगे जहां पर भी राइस इज ग्रोन है ना, एंड इन बिहार, तो ये सेंटेंस हमने यूज किया है पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट तो यूज कर ही नहीं रहे, तो इसी तरह से सेंटेंस इफेक्टिव होगा कहना, है ना। ये जैसे कि एक अच्छे आदमी का सम्मान हर जगह होता है, तो इसमें जो सम्मान कर रहा है उसको तो हम यूज कर ही नहीं रहे सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, रिसीवर, है ना, अ गुड मैन। तो अ गुड मैन, अगेन सेंटेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज के साथ थर्ड फॉर्म है, अ गुड मैन इज रिस्पेक्टेड हर जगह, ऑल अराउंड या एवरीवेयर। अगेन ये सेंटेंस क्या हो गया, फिर अगेन ये सेंटेंस फिर पैसिव वॉइस है, अगेन पैसिव वॉइस। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट को है ना मीनिंगलेस मान लेते हैं, नीडलेस मान लेते हैं, उसको जरूरत नहीं होती है हमें, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऐसे सेंटेंस है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो नीडलेस है, मतलब उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम फोकस कर रहे होते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं। जैसे बड़ी मुश्किल से आजादी हासिल की गई, अब किसने हासिल की, सब्जेक्ट हम यूज नहीं कर रहे, वो नीडलेस बन गया सेंटेंस में, और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, आजादी हासिल की। तो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में होगा, कैसे, है ना, फ्रीडम हैज बीन अचीव्ड या गॉट वेरी डिफिकल्टली, सफलता आजादी बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा यहाँ पे। तो इसमें नेक्स्ट सेकंड क्या हमें नीड आती है पैसिव वॉइस की, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट भी यूज कर रहे होते हैं सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट भी यूज कर रहे होते हैं, बट उसमें हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, हम सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर रहे होते हैं, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को ज्यादा, जैसे अगर हम कहें अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने है ना गिरफ्तार कर लिया, तो इसमें हम किसको फोकस कर रहे हैं, अभिनंदन को कर रहे हैं या पाकिस्तानी आर्मी को कर रहे हैं, तो हम अभिनंदन को कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम, अभिनंदन रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, और पाकिस्तानी आर्मी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को हम किससे स्टार्ट करें, अभिनंदन। तो अभिनंदन
अब ये तो रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर, और ये सेंटेंस रिसीवर से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगी। वॉज अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। अब किसने अरेस्ट किया है, बाय, उसको बाय से जोड़ देंगे, बाय द पाकिस्तानी आर्मी। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमने यूज किया क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हम किसको फोकस कर रहे हैं, अभिनंदन यानी कि रिसीवर को। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस वो है जिसमें सेंटेंस को हम रिसीवर से स्टार्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस वो है जिसको हम सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं उसके डूअर से। अब कोई भी सेंटेंस है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जो हम एक्शन वर्ब यूज करेंगे, एक्शन वर्ब का मतलब जिसमें कोई एक्शन हो रहा है। अभी आपको बताया वर्ब दो तरह की होती हैं, एक एक्शन वर्ब्स होती हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, इज़ार, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माई, शुड, मस्ट, ये 24 होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। और एक्शन वर्ब दो तरह की होती हैं। एक्शन वर्ब ना जैसे खाना, जाना, बैठना, खेलना, मदद करना, सब एक्शन वर्ब्स हैं। तो कोई भी एक्शन वर्ब होती है कितने तरह की हो सकती है, दो तरह की। एक ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी इनट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो है, जैसे कि अगर हम इनके मीनिंग को देखें तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो है जो कि ट्रांजिट करती है अपने इफेक्ट को, मतलब उसका जो इफेक्ट है किसी दूसरे के ऊपर ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें है ना, राम किल्ड रावण, है ना, तो इस सेंटेंस में हम देखें राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो इसमें एक्शन किसने किया है ना, राम ने। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और राम ने क्या एक्शन किया है, किल का एक्शन किया। किल का इफेक्ट किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ, मतलब किसने रिसीव किया है किल का ना इफेक्ट किसके ऊपर हुआ है, रावण के ऊपर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर जो किल है, एक्शन कौन कर रहा है, राम, और क्या एक्शन कर रहे हैं, राम, किल, और किल का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, रावण के ऊपर। तो एक्शन का इफेक्ट किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसी वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब आप ये भी कह सकते हैं जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, जिसमें विद ऑब्जेक्ट होगा, वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आप सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हैं समझने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसमें डूअर है ना, डूअर आपको बताया है ना, और रिसीवर दोनों प्रेजेंट होंगे। जिस सेंटेंस में डूअर भी है और रिसीवर भी है, जैसे कि राम यहाँ पे डूअर है और रावण यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, तो ऐसी वर्ब क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें डूअर और रिसीवर है ना, यानी कि आप एक तो ये कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसमें नो ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, एंड दूसरा आप ये भी कह सकते हैं जिसमें डूअर और रिसीवर एक ही पर्सन हो जाए, यानी कि जो एक्शन कर रहा है उसी के ऊपर एक्शन का इफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जिसमें एक्शन करने वाला और उसको रिसीव करने वाले उसके इफेक्ट को, तो वो क्या है ना, दोनों एक ही पर्सन होंगे, तो वो कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ऐसे कैसे हो सकता है, अब जैसे कि अगर हम ये कहें कि कोई भी पर्सन हम यूज कर लें इसमें, राहुल स्लीप की सेकेंड फॉर्म हो गई स्लेप्ट साउंडली, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया, राहुल गहरी नींद में सो गया या सोया। तो इस सेंटेंस में एक्शन करने वाला कौन है, डूअर कौन है, राहुल, राहुल एक्शन कर रहा है, मतलब राहुल ने एक्शन किया। अब एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ है ना, मतलब सोने का जो
कंफर्ट है, आराम है, वो किसको मिला है? राहुल को। तो यहाँ पे डूअर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन हो गए, राहुल ही एक्शन कर रहा है और राहुल के ऊपर ही उसका इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो वर्ब आ रही है स्लेप्ट, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें डूअर और रिसीवर एक ही पर्सन हो जाए। तो जैसे और भी कोई हम कहें कि मोहन इज सिटिंग कंफर्टेबली। इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है ना? मोहन इज सिटिंग कंफर्टेबली, मोहन आराम पूर्वक बैठा हुआ है। तो इसमें एक्शन कौन कर रहा है? मोहन। क्या एक्शन कर रहा है? सिट का एक्शन कर रहा है, और उसका कंफर्ट किसको मिल रहा है? मोहन को ही। तो यहां पर भी अगेन डूअर और रिसीवर सेम पर्सन हो गए। तो यहां पर ये वर्ब कैसी है? सिटिंग। ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? तो ट्रांजिटिव तो वो है जिसमें एक्शन का इफेक्ट किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पर तो मोहन डूअर है, उसी को एक्शन का इफेक्ट भी ट्रांसफर उसी के ऊपर हो रहा है। तो ये वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जबकि राम किल्ड रावण, इसमें किल्ड का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? रावण के ऊपर। तो ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताने की ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं केवल उनको ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, उनको पैसिव में यूज नहीं करेंगे। ओके, हम केवल ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस करते हैं। जैसे कि अगर ये सेंटेंस हम कहें राहुल स्लेप्ट साउंडली, अगर हम बात करें कि इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, तो देयर विल बी नो पैसिव वॉइस, तो इसकी कोई पैसिव वॉइस नहीं होगी। बट राम किल्ड रावण, तो इसकी पैसिव वॉइस होगी, है ना। इसमें यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हमें वी नीड अ सब्जेक्ट एंड वी नीड एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है बट वो अंडरस्टूड होता है, तो हम कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं और उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है या हमें अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा हमारे सामने, तब तक हम उसको यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक्शन वर्ब दो तरह की, ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे हम, तो जो भी एक्शन वर्ब हमारी यूज होगी जिन एग्जांपल्स में, वो हमारी कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, यानी कि वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी और इसलिए हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कहां पर आकर रुक जाती है? पैसिव वॉइस में हमें दो बातें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के अंदर, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है। इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे ऐसे। उसके बाद में फिर दूसरा सेंटेंस का टेंस कैसा है। टेंस भी आप जानते हैं, आपने टोटल जो काइंड्स यूज के हिसाब से आप पढ़ते हैं 12 काइंड्स आप टेंसेस की पढ़ते हैं, तो उसमें से 4 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बनाते हैं, उनको यूज नहीं करते हैं 4 टेंसेस को। अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि उनसे टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। और टेंसेस 8 टेंसेस हैं, उसके अलावा कुछ और रूल्स भी हैं पैसिव वॉइस के। तो एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इनको चेंज करना है, दूसरा टेंस इंपॉर्टेंट है। बट ये जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, अगर ये नाउन है, जैसे कि यहाँ पे राम और रावण दोनों क्या है? नाउन है, तो आप इनको चेंज कर लेंगे। इसकी वॉइस अगर हम बनाएं, इसकी पैसिव वॉइस करें तो क्या हो जाएगी? रावण को सब्जेक्ट बनाएंगे हम कैसे? रावण वॉज, है ना, थर्ड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म है ही किल्ड, और जो सब्जेक्ट है उसको हम लास्ट में बाय राम, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। तो इसमें वॉज किल्ड पैसिव वॉइस होगी, रावण यहाँ पर रिसीवर है और हमने डूअर को लास्ट में यूज कर लिया, ये पैसिव वॉइस होगी इसकी। ओके, लेकिन अगर ये दोनों नाउन नहीं, अगर ये प्रोनाउन है, तो अगर ये प्रोनाउन है तो इनको हमें चेंज करना पड़ता है, इनका केस चेंज करना पड़ेगा। और केस कैसे चेंज होगा, है ना, किस तरह से चेंज करेंगे इसका केस हम? प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इनका केस चेंज करना पड़ेगा हमें। और वो केस कैसे चेंज करते हैं? आपने एक प्रोनाउन की टेबल भी पढ़ी होगी जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो इनका हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो अगर सेंटेंस में आई आ रहा है तो उसको जब पैसिव वॉइस करेंगे तो उसका लास्ट में क्या कर देंगे? बाय मी। और अगर मी आ रहा है तो आई हो जाएगा। एंड इसी तरह से अगर वी आ रहा है तो वी को पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी?
लास्ट में बायस हो जाएगा, अस आ रहा है तो वी हो जाएगा। इसी तरह से आई वी यू, यू आ रहा है तो इसका यू ही रहने देंगे, है ना। एंड ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी, हर, इट का इट ही रहेगा। ही शी इट आप जानते हैं, इट मोस्टली नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं, तो इसको इट को भी अनचेंज ही छोड़ेंगे। एंड दे का क्या हो जाता है, देम, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा एंड देम है तो दे हो जाएगा। तो ये 7 केसेस हैं, इसमें से बस क्या चेंज नहीं हो रहा है, एक तो इट रहेगा, यू रहेगा, बाकी में चेंज करना होगा। इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स हैं जिसको हमें, जैसे कि अगर सेंटेंस में हु आ रहा है तो इसके जो पैसिव्स करेंगे हम तो क्या कर लेंगे, बाय होम हो जाएगा, हु की जगह हम बाय होम यूज करेंगे एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में होगा ये। इसी तरह से फिर होम अगर आ रहा है, अगर होम आ रहा है तो जब इसकी पैसिव्स करनी होगी हमें तो वो हु हो जाएगा। और इन दोनों के अलावा और कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है, वेयर आ रहा है, व्हेन आ रहा है, हाउ आ रहा है, तो उसमें हम नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर इनके अलावा और कोई इंटेरोगेटिव वर्ड हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो नो चेंज होगा। अभी हम पढ़ रहे थे टेंसेस, हम पढ़ते हैं, वैसे आप जो पढ़ते हैं ना टेंसेस एंड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंसेस नहीं है, ये तीनों टाइम है ना। टेंसेस कौन से है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसेस से पहले हम 3 तरह के टाइम यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम जो अब चल रहा है, पास्ट टाइम जो बीत चुका है, और जो आने वाला है दैट इज फ्यूचर टेंस, है ना। तो इन तरह से हम टाइम को जब ऐड करते हैं तो टेंसेस क्या है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये 4 टेंसेस हैं। इनको 3 टाइम के साथ आप लिंक कर सकते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंसेस हो गए, इसी तरह से पास्ट के 4 टेंसेस हो गए एंड एक फ्यूचर के 4 टेंसेस हो गए। लेकिन जब हम इनको पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो 4 टेंसेस हैं, जिसमें से हम 4 टेंसेस में से, इन 4 टेंसेस में से 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं होगी, तो इनकी पैसिव वॉइस नहीं होगी, नो पैसिव वॉइस, मतलब इनको पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हम, ठीक है ना। अब ये 4 टेंसेस कौन से हैं जिनको हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते इनकी, तो फर्स्ट, तीनों तो देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज हैव के साथ बीन यूज करते हैं, यू नो आईएनजी फॉर्म आती है, और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और एक टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसको भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते, मतलब इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। बाकी 8 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के, एंड इसके अलावा मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स आप जानते हैं, अभी आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, एक्शन वर्ब, है ना। वर्ब जो होती है ना 2 तरह की होती है, एक एक्शन वर्ब होती है और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब, टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब मोस्टली हम यूज करते हैं वो 24 होती हैं, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, इट, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। उसके अलावा मोडाल्स हैं, मोडाल्स या मोडल्स दोनों बोल सकते हैं आप इसे। मोडाल्स, मोडाल्स कौन से होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, यूज टू, नीड, डियर, ये सब मोडाल्स होते हैं। तो इनको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो इन 8 टेंसेस और मोडाल्स प्लस एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे रूल्स है ना। ये तो
कोई भी सेंटेंस है, हम उसको किस तरह से, जैसे प्रोनाउन चेंज करना है हमें, तो इसमें कोई भी सेंटेंस जैसे है ना, ही वॉज, है ना, ही वॉज हेल्पिंग, है ना, हिज फ्रेंड्स, है ना। आप ये टेंस देख रहे हैं, वॉज हेल्पिंग, वो अपने दोस्तों की मदद कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, है ना, हिज फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम हिज फ्रेंड्स की जगह कोई प्रोनाउन ले, है ना, प्रोनाउन ले ले, ये हमने यहाँ पे देम ले लिया, ही वॉज हेल्पिंग देम, तो यहाँ पर किसकी हेल्प हो रही है, यहाँ पे देम की, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यू नो देम आ रहा है, तो देम का हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, दे। टेंस ये वॉज हेल्पिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर का यूज करते हैं, दे के साथ यू नो वर लगेगा, और कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जब पैसिव वॉइस करते हैं तो इसमें इसकी जगह बीइंग और यूज करते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद रूल्स पढ़ेंगे इसके, बीइंग, और थर्ड फॉर्म होगी क्या, हेल्प, और जो सब्जेक्ट है ही, इसको लास्ट में हम क्या यूज कर लेंगे, बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस हो जाएगी, दे और लास्ट में क्या हो गया, बाय हिम, और बाकी ये टेंस के अकॉर्डिंग इसकी पैसिव वॉइस होगी। तो इस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसका केस हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर वो नाउन है तो उनको इंटरचेंज कर देते हैं बस। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें टेंस का पता होना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग उसकी पैसिव वॉइस का रूल पता होना चाहिए। ये अभी हमने देखा कि इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, 8 टेंसेस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। अब जैसे कि अब थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब पैसिव वॉइस है आप जूनियर क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे रूल्स में ही कंफ्यूज रहते हैं। बट यहाँ पे कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी कोई भी एरर है वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है। तो कोई भी एरर आपको नहीं करनी है। तो एरर और मिस्टेक में डिफरेंस आप जानते हैं, एरर और मिस्टेक में भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि दोनों वर्ड एक ही है, मीनिंग एक ही है दोनों का, बट एरर क्या होता है, रूल्स बेस्ड होती है ना, वी डोंट नो, हमें नहीं पता होता है, और हमसे जो गलतियां होती हैं दे आर एरर्स, वो हमारी गलतियां होती हैं कि हमें रूल्स नहीं पता है, और जो भी कुछ हम गलत कर रहे हैं वो हमारी एरर बन जाती है। उसके बाद मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक में जनरली वी नो व्हिच इज करेक्ट, हमें पता होता है कि सही क्या है, बट अनजाने में अननोइंगली हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, रूल्स का पता होने के बावजूद भी, सही का पता होने के बावजूद भी जो गलतियां हमसे होती हैं दे आर मिस्टेक्स होती हैं। तो किसी भी तरह की एरर आपको नहीं करनी है। 2 या 3 सेंटेंसेस, मोस्टली 2 ही आते हैं इसमें, तो ये 2 सेंटेंसेस जो आएंगे ये पैसिव वॉइस में बिल्कुल करेक्ट होने हैं इसको। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रूल्स में, पैसिव वॉइस के रूल्स में कंफ्यूजन उनको हो जाता है। तो जिस तरह से आप पढ़ते हैं नेचुरल है कि वो कंफ्यूज कर सकता है आपको, बट यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सा एक रूल कर रहे हैं। देखिए, एक ही रूल से पैसिव वॉइस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसा आज तक आपने पढ़ा हुआ है वैसा हम उस ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ रहे हैं वो रूल्स, हम एक नया रूल पढ़ रहे हैं। वो नया रूल नहीं है, बट आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे यहाँ पे इस रूल को स्टार्ट करने से पहले, देखिए बी एक वर्ब होती है ना, बी आपने सबने नाम सुना होगा बी का, तो बी एक वर्ब है जिसकी जो फॉर्म्स होती हैं, है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी होती है ना। जब ये मेन वर्ब होती है तो इसकी फॉर्म्स होती है ना, और जब बी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि तो इसका मीनिंगलेस होती है। फिर वहां पे जैसे इंडिया इज ग्रेट, तो इस सेंटेंस में इज क्या है ना, भारत महान है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है यानी कि बी वर्ब है यहाँ पे। और इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, भारत तरक्की कर रहा है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, प्रोग्रेस, और इज क्या है यहाँ पर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है ना। तो बी एक ऐसी वर्ब है जो डुअल फंक्शन वाली है, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी होती है। जब ये मेन वर्ब होती है तो इसका मीनिंग होता है। मेन वर्ब क्या है, जिसके मीनिंग होने चाहिए और उसकी फॉर्म्स होनी चाहिए। बी जब मेन वर्ब होती है तो जनरली इसके 3 हिंदी मीनिंग होता है, होना, रहना, बनना। 3 सेंस में इसको यूज करता है, होना, रहना, बनना। और जैसे कि अभी आपको बताया
मेन वर्ब क्या है जिसका मीनिंग होना चाहिए, सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए उसके अंदर कि उसकी फॉर्म्स होनी चाहिए। तो जो बी है उसकी फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बीन, ठीक है ना। एक बी खुद है ही है, और एक आप इसकी आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, तब क्या होगा, बी में आईएनजी जोड़ दिया हमने, बीन, ठीक है, और एक बी होगी। तो ये जो बी की फॉर्म्स आपको दिख रही है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज, आर, एम, सेकेंड फॉर्म क्या है, वॉज, वर, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो इसका यूज करके हम पैसिव वॉइस के सारे रूल्स बना सकते हैं। हमें किसी भी रूल में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप अपने रूल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे इसमें। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसके रूल्स डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम बी के रूल्स, है ना। तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, देखिए पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया, और पैसिव वॉइस क्या होती है ये अब हमें समझ। तो पैसिव वॉइस किसे कह सकते हैं, पैसिव वॉइस का एक सिंपल सा रूल है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है, एक सिंगल रूल है, इसी से हम सारे रूल्स पढ़ेंगे। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। अब इससे सारे रूल्स बनाते हैं। पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका क्या रूल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और उसकी हमें पैसिव वॉइस करनी है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसी तरह से उसकी रूल्स क्या होंगे हमें, तो हम बी की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या रूल हो जाएगा, बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्या होती है अभी आपको बताया था, इज, आर, एम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है हमें, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या हो गया, इज, आर, एम के साथ थर्ड फॉर्म, है ना। कोई भी सेंटेंस, जैसे कि, है ना, कोई भी सेंटेंस अगर हम कहें कि गॉड हेल्प्स अस, है ना, गॉड हेल्प्स अस, तो इसकी हमें पैसिव वॉइस, ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अस का क्या हो जाएगा, वी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज, आर, एम में से क्या लगेगा, वी, आर, थर्ड फॉर्म कर दो, हेल्प्ड, सब्जेक्ट को एंड में ले जाओ, कैसे, वी आर हेल्प्ड बाय गॉड, बस ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। अब सेकंड जो रूल है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह अगर यूज कर रहे हैं हम पास्ट इंडेफिनिट, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, है ना, क्या रूल यूज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, देखिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या, इसका पास्ट कर दो, सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर सेंटेंस जैसे भी सेंटेंस आया था, राम किल्ड रावण, तो इसके जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो ये पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, बी से ही सारा हम पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, फ्यूचर के फोर टेंसेस में क्या यूज होता है, विल शैल के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या रूल होगा, विल शैल तो आएंगे ही, विल शैल, और अभी आपको बताया था मोडाल्स, विल शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सब मोडाल्स हैं। तो मोडाल्स जब भी यूज करेंगे तो बी की फॉर्म यूज हो जाती है, तो इसमें पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, है ना, बी और आगे थर्ड फॉर्म, है ना। तो अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल शैल, आईआरवी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी के साथ में विल, तो विल शैल के साथ बी लगेगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि ही विल कंप्लीट द वर्क, ही विल कंप्लीट द वर्क, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, द वर्क, वर्क के साथ विल, बी कंप्लीटेड बाय हिम। तो ये थ्री टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो क्या रूल होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगते हैं तो बी की फॉर्म ऐसे ही रहेगी, यानी कि इज आर एम। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। तो बी की आईएनजी फॉर्म करो, क्या हो जाएगी? बीइंग। और आगे थर्ड फॉर्म ऐसी ही रहेगी, है ना। जैसे कि ही इज राइटिंग एन एसे, इसकी वॉइस चेंज करनी है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? एन एसे के साथ इज आ जाएगा, एन एसे इज बीइंग रिटन बाय, है ना, हिम। अब नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिर्फ क्या करना है? इज आर एम की जगह क्या लग जाएगा? यहां पे सिर्फ वॉज वर। इज आर एम की जगह वॉज वर, है ना। और आगे रूल सेम रहेगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको पैसिवस करेंगे तो अ सॉन्ग के साथ क्या हो जाएगा? वॉज बीइंग संग, थर्ड फॉर्म हो गई बाय हर। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिवस हम नहीं चेंज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिवस नहीं होती है चेंज। तो अब नेक्स्ट हमारे परफेक्ट टेंस बचते हैं। तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप सब जानते हैं क्या आता है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हैज या हैव तो आपको ऐसे ही रखने हैं, बट ये ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। और हैज या हैव ऐसे ही रखने हैं। उसके बाद में फिर क्या होगा? बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब थर्ड होती है ना पैसिवस। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, यानी कि तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी। और वर्ब तो चेंज करनी ही नहीं है क्योंकि परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म आती है और पैसिवस में भी थर्ड फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या हो जाएगा? हैज हैव यूज करेंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि अगर हम कहें कि ही दे हैव वन द मैच, वे मैच जीत गए हैं, तो इसकी पैसिवस करनी है तो द मैच को सब्जेक्ट बना लेंगे, दे के साथ हैव आया था बट मैच के अकॉर्डिंग किया जाएगा हैज। द मैच हैज बीन, थर्ड फॉर्म हुई वन बाय देम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिवस होगी। अब नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैज हैव की जगह हैड आ जाता है और वही, है ना, बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द किंग हैड डिफीटेड ऑल द एनिमीज, राजा सारे दुश्मनों को हरा चुका था। तो इसकी वॉइस क्या चेंज हो जाएगी? द एनिमीज या ऑल द एनिमीज हैड बीन डिफीटेड बाय द किंग। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है तो पैसिवस क्या होगी? फ्यूचर के चारों टेंस में हम क्या यूज करते हैं? विल शैल आता है, विल शैल तो ऐसे ही रखेंगे हम, विल या शैल दोनों को ऐसे ही रखना है, मतलब दोनों में से जो भी आ रहा है एक रहेगा। IRV के साथ शैल आता है मोस्टली एंड बाकी इसके साथ विल यूज होता है। और आगे हैव रहेगा, विल शैल हैव होता है और बीन लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है तो विल शैल में से एक प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे शी विल हैव कुक्ड द फूड, तो अगर हमें इसकी पैसिवस करनी है तो द फूड के साथ विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। तो ये 8 टेंसेस हो गए, इनकी पैसिवस क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगी पैसिवस? इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी एंड फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? विल शैल के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिवस बनाते नहीं हम। प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर बीन आ जाना है, बीन प्लस वर्ब थर्ड होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? विल शैल के साथ हैव प्लस
बीन लगेगा ही और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब लास्ट एक रूल और पढ़ लेते हैं, एक रूल एक्स्ट्रा इसमें हम ऐड करेंगे, वो इसमें नहीं होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो ये क्या है, मोडाल्स, मोडाल्स की पैसिव्स। मोडाल्स अभी थोड़ा जिक्र भी किया था, आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। मोडाल्स या मॉडल्स दोनों बोलते हैं। क्या होते हैं मोडाल्स? मोडाल्स कहते किसे हैं, है ना? विल शैल भी है उसमें, विल शैल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना? शुड, मस्ट, ought to, है ना? would या used to। तो ये मोडाल्स हैं। नीड और डेयर भी होते हैं, बट वो पैसिवस में हमें फिलहाल यहाँ पर यूज नहीं होंगे। तो मोडाल्स के साथ में क्या करेंगे पैसिवस? बी प्लस वर्ब थर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड, है ना? जो भी मोडाल्स यूज कर रहे हैं सेंटेंस में वो प्लस बी की थर्ड फॉर्म यूज कर लो। जैसे कि ही कैन डू एवरीथिंग, तो यहाँ पे कैन यूज हो रहा है, कोई मतलब नहीं, तो ही कैन डू एवरीथिंग, तो पैसिवस क्या हो जाएगी? एवरीथिंग कैन बी डन बाय हिम, है ना? ऐसी यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरह से ये रूल्स है। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उन सब का एप्लीकेशंस हम इसमें करेंगे। अभी ये बहुत कुछ प्लस होना है इसमें, ये तो सिंपल एक रूल्स हमने कर लिए हैं। अब इनको इस सेंटेंसेस हम यूज करेंगे, किस तरह से ये रूल्स यूज होते हैं, और कुछ छोटे छोटे से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर हम अपने जो आपकी ये फाउंडेशन कोर्स की बुक है, इसमें जो एक्सरसाइज होगी पूरी उस एक्सरसाइज को भी करते जाएंगे उसे। ओके, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इसको रिवीजन करेंगे, और उसके बाद फिर सारे एग्जांपल्स करेंगे, और इन सब को किस तरह से अप्लाई करना है रूल्स को, वो सब हम समझेंगे। और कुछ छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा उसमें, तो वो सब भी हम देखते जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास तक यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम इसी को। ओके।